प्रिय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो हमारी कक्षा 10वीं की चैप्टर संख्या 1 है। और इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या का पूरी तरह से डिफिनेशन करके इस वीडियो में बताएंगे आपको कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। और साथ ही इसी वीडियो में वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या मतलब क्या हो जाता है? एक रियल, एक मतलब काल्पनिक नहीं, ये वास्तविक, यहां सचमुच में, तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर हम एक लाइन खींच देते हैं, ये हमारी 0 कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये इधर धनात्मक में राइट साइड में धनात्मक संख्या हो गई हमारी। उसके बाद -1 -2 -3 -4, ये क्या हो गई हमारी? ऋणात्मक संख्या। तो चाहे ये धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या 0 हो, अगर कोई भी संख्या रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे, एक वास्तविक संख्या कहेंगे, क्योंकि ये दर्शाता है कि हाँ, यह एक संख्या है। अब संख्या या पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसे सबसे पहले उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। तो इसके अंदर कुछ बातें हमें जानना जरूरी है इस चैप्टर के रिलेटेड कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है। तो सबसे पहला क्या आ जाती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 2 3 से स्टार्ट होते जाए और लास्ट तक जाए, इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी आने वाले वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आते हैं जो हमारी वास्तविक संख्या के चैप्टर में काम आने योग्य है। एक पहला हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जब पूर्ण संख्या ऐसा कहे तो वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 शून्य, उसी प्रकार से बढ़ते हुए जाएगा। अब तीसरा क्या आ जाती है हमारी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। INTERGE, इंटीजर्स नंबर, इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या एक इसका डिफिनेशन के तौर पे बताते हैं कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक 0 को सिर्फ छोड़ के, यहां पे क्या है? 0 को छोड़ करके सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। मतलब क्या है कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सब क्या होगी? हमारी पूर्णांक संख्या होगी। ये और ये पूर्णांक संख्या, सिर्फ 0 को छोड़ करके ये पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी। तो पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन पता चल गया। अब एक लास्ट आ जाती है भिन्न संख्या। लास्ट क्या आ जाती है? भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर। अब भिन्न को क्या कहते हैं? अंश बटे हर। तो 1/2 ले लीजिए, 3/4 -1/2 -5/6, ये हमारी आ गई भिन्न संख्या।
यहां तक क्लियर है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो आपको इस प्रश्नावली में खास करके वास्तविक संख्या के जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों में वो आपको फॉर्मूला का उपयोग होगा और हमेशा आएगी। उसे क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन पैरामीका का सूत्र या एल्गोरिथम का सूत्र सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r मतलब शेषफल 0 हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है बट b से बड़ा नहीं हो सकता है। ये इसका कंडीशन है। ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है बट b से बड़ा नहीं हो सकता है। अब यूक्लिड विभाजन के अंतर्गत जैसे कि दो धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक यहां पे क्यों लिए? क्योंकि अगर पूर्णांक लेते हैं तो पूर्णांक हमारे कितना से चालू होगी? 1, 2, -1, -3, -4, 0 को सिर्फ छोड़ करके जितनी भी संख्या होगी वो पूर्णांक संख्या होगी। इसलिए यहां पे दिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर एक ऐसी संख्या का निर्माण करेगी जो पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, जिसमें Q और R विद्यमान है, मतलब कि हमेशा उसमें रहेगी। तो Q किसे कहते हैं? भागफल को। और R4 क्या होता है? रिमाइंडर। तो इसलिए इसमें दिया गया है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो A और B एक कोई पूर्णांक संख्या होगी। A और B कोई पूर्णांक संख्या होगी जहां पे Q एक भागफल होगी। क्या होगी? ये भागफल रहेगी। और R का क्या होता है? रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब यहां पे कंडीशन तो बता दिए कि R का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट B से बड़ा नहीं होगा। कोई भी कंडीशन में B से बड़ा, अगर B से बड़ा हो गया तो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र का पालन नहीं करता है। ये इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इतना तो समझ गए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो एक 42 और 455 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसे क्या कहेंगे? उसे a मानेंगे। जो बड़ी संख्या होगी उसे a मानेंगे और छोटी संख्या को b मानेंगे। अब इस कंडीशन में दिया हुआ रहेगा कि हमें HCF निकालनी है। क्या निकालनी है? HCF। तो HCF निकालने के लिए हम बच्चे में पढ़े थे कि HCF मतलब क्या होता है? मतलब वो महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक। तो वो हमें निकालना है। तो छोटी संख्या को क्या करेंगे? बड़ी संख्या से भाग देंगे। तो मतलब 42 में भाग देंगे 455। ठीक है, तो कितनी बार में आ जाएगी? एक बार में 42 आएगी, 3 होगी, 5 होगी, नहीं खाएगी। हाँ, हम यहाँ पे बताए थे, कंडीशन भी दिए हैं, तो इसको प्रूव भी करना है कि क्यों दिए हैं। 35 में क्या करेंगे? 42 से भाग देंगे। एक बार में क्या आ जाएगी? 35। बची क्या? 7। 35 5 बार में 35 होगी। आर का मान आ गया 0। हम क्या बोले थे? आर का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट ये इससे बड़ा नहीं होगा। मतलब 7 से बड़ा मेरा नहीं होना चाहिए। 5 आ जाए, 6 तक लास्ट आ जाए, बट 7 के बाद नहीं आनी चाहिए। 7 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, एक बार में खिला देंगे, बट हाँ कि 7 से बड़ा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हमको अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस आर। अब यहां पे ए को क्या माने हैं, 455, बी को क्या माने हैं, 42, ठीक है, बी को 42। अब क्यू हमारी कितनी आई थी, यहां पे एक आई थी, तो एक गुना कर दिए, प्लस का प्लस दे दिए। यहां पे रिमाइंडर कितनी आई थी, 35, हम 35 लिख दिए। ये हमारी फर्स्ट केस हो गई, चरण पहला हो गई। अब फिर से क्या करना है, दूसरा चरण में जाना है, चरण दूसरा। तो चरण दूसरा क्या होगी हमारी, 35 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां पे क्या है, भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो क्या होती है, भाज्य बराबर होती है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो उसी प्रकार से यहां भी एक कंडीशन है। तो 35 बराबर आप लिख सकते हैं, यहां पे 42 होगी, ये 42 में यहां करेंगे, सॉरी इसको 42 से पहले करेंगे, तो क्या होगी 35 गुने 1, अब प्लस कितना बची, 7। अब फिर से एक और हल निकालेंगे, क्योंकि हमें तब तक हल निकालना है जब तक आर का मान 0 नहीं हो जाए। तो तीसरा चरण क्या हो जाएगा, 35 का, तो 35 का हो गया 7 गुना 5 प्लस 0, ये हमारी लास्ट में आर का मान क्या आ गया, 0। तो जब आर का मान 0 आ जाए तो वो लास्ट में हमारी, जैसे पहले बोलते थे कि एचसीएफ होता है, एचसीएफ इसका लास्ट में जो बचता है वही एचसीएफ कहलाता है, तो या महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो यहीं पे हमारी क्या हो जाएगी, ये एचसीएफ कहला जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना है, 42 और कितना है 455 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगी, तो 7 होगी। ये हमारी फाइनल आंसर हो जाएगी। इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र का प्रयोग करके हम एचसीएफ 42 और 55 का इस वीडियो में निकाल लिए। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो क्या है प्रश्नावली 1.1, तो हमारी आ गई ये प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कि हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और पहला प्रश्न है 135 और 255। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, 135 और 255। अब इनका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें एचसीएफ इनका निकालना है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो बड़ी संख्या होगी उसे क्या कहेंगे, ए मान लेंगे। तो ए बराबर 255 मान लेते हैं, माना कि, और बी बराबर 135, ठीक है, ए बराबर 255 और बी बराबर 135। अब यहां पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन, यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस आर। अभी जस्ट पीछे पहले बताए थे ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ए का मान कितना है 255, वो पहले लिख देते हैं, और बी का मान कितना है 135। अब क्या करेंगे, साइड में 135 में भाग दे देंगे 255 को, तो एक बार में क्या आ जाएगी 135, घटेगी तो घट जाएगी तो 0, 90 और 135 को यहाँ पे लिख देंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या हो जाती है, एक बार में क्या आ जाएगी फिर से 90, 45 और फिर यहाँ क्या करेंगे 90 कर देंगे, दो बार में 90। ये हमारी शेषफल क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। अब यहाँ पे क्या है Q, तो
तो भागफल इसमें कितना है, 1 है, और आर का मान कितना है, शेषफल आ गया इसमें 90। ये चरण पहला। अब क्या फिर से चरण दूसरा फिर निकालेंगे। तो चरण दूसरा में क्या हो जाएगी, 135 बराबर हो जाएगी 90 गुने 1 प्लस 45। फिर से क्योंकि जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम इसका हल निकालते रहेंगे। तो फिर से 90 बराबर हो जाएगी 45 गुना 2 अब प्लस 0। यहाँ पे आर का मान आ गया 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना है, 135,255 का HCF कितना आ जाएगा इसमें, 45। ये हमारी आंसर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है कि 196 और 38,220। तो दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। अब फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, माना कि जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेंगे। तो 38,220, ठीक है। उसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 196। तो छोटी संख्या को क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देंगे। HCF निकालने के लिए इस प्रकार से भाग देते हैं 220। एक बार में क्या आ जाएगी, 196, 6 हो गई। उसके बाद कितनी आ गई, 17 में से 9 गया, नॉट, तो कितनी आ जाएगी, 17। तो हो गई हमारी 8। उसके बाद 2 में से गया 1, तो नहीं खाएगी, तो 2 क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद तो जब 2 लिखेंगे तो कितने बार में आएगी, इससे क्या करते हैं 196 गुना डायरेक्ट करते हैं 9, क्योंकि 9 नमा 81 आ रही है। तो देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो हो जाएगी 9 छक 54 बचा 5, 9 नमा 81, 81 5 86 बचा 8, नॉट 1764। तो 1764 डायरेक्ट कर देते हैं। और इसमें क्या बच जाएगी, 8 और 9 ये कैंसिल हो गई, और 0 का 0 कर दिए, ये 9 बार में आई थी। और 5 से एक बार क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा करते हैं, क्योंकि 6 पच्चे 30 हो रही है। तो 6 पच्चे 30 हो जाएगी 0, 9 पच्चे 45, 3 48, 5 4 9। यहाँ पे हमारी आर की मान कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ए बराबर क्या आती है, BQ प्लस आर। तो ए का मान कितना है, 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ का 0, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट शेषफल क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना है, 196 और 38,220 का HCF तो कितनी आ जाएगी, 196। ये फाइनल आंसर हो गई हमारी। अब बढ़ते हैं कितने नंबर प्रश्न की तरफ, तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, 867 और 255। तो प्रश्न को पहले लिख लेते हैं, क्या है, 800, तीसरा प्रश्न है 867 और 255। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि ए बराबर कितनी आ जाएगी, 867 और बी बराबर 255। अब डायरेक्टली यहाँ पे इसको भाग दे देते हैं। 255 में
867 को भाग देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाती है, 7 हो जाएगी। 3 से करते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 3, 5 तिया 15 बाकी बचा 1, तो 5 तिया 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 765 हो जाती है। और 2 0 1 फिर से 255 में भाग देंगे, तो 2 बार में 204, उसके बाद बची 51, 51 दूनी 102, मतलब 51 में आ जाती है शेषफल 0। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a बराबर क्या आती है, बी क्यू प्लस आर। तो क्या करेंगे, चरण पहला लिखेंगे। तो a का मान कितना है 867 बराबर b का मान है 255 गुना 3 और प्लस कितना है, शेषफल आया 102। फिर से क्या करेंगे, चरण यहाँ पे दूसरा लिख लेते हैं। तो चरण दूसरा में क्या आ जाएगी, 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, यहाँ भी शेषफल 51 आ रही है। चरण तीसरा कर लेते हैं। तो चरण तीसरा में क्या आ जाएगी, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, ये हमारी लास्ट में आ जाती है 0 और यही हमारी हो जाएगी HCF। डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, स्पेस नहीं था इसी वजह से, इतना तो पीछे वाले प्रश्न को समझ गए होंगे आप। तो डायरेक्ट इसका HCF क्या हो जाएगी 51, ये हमारी फाइनल आंसर हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब प्रश्न को पहले ध्यान से समझना है कि प्रश्न क्या कर रहा है कि कोई भी धनात्मक, तो धनात्मक तो रहेगी प्लस में, तो मतलब एक अंक ले लेते हैं 2, ठीक है। विषम पूर्णांक, अब विषम कर रहा है तो विषम अगर कर रहा है तो क्या हो जाएगी 1 3 5 7 9 या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब किस रूप में हो सकता है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक कोई पूर्णांक है। क्या क्या है, q कोई पूर्णांक है। तो पहले ध्यान से प्रश्न को समझना पड़ेगा कि प्रश्न क्या कहता है कि धनात्मक भी कर रहा है, विषम पूर्णांक भी कर रहा है, उसके बाद q एक कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक के लिए तभी कंडीशन बताए थे, पूर्णांक किसे कहते हैं वो तो पता ही होगा। तो प्रश्न को पहले एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर रीड कर लेते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं प्रश्न को। क्या है, पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है किस रूप फॉर्म में होता है, 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 क्योंकि विषम पूर्णांक बोल रहा है, और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये कंडीशन दिया हुआ है और ये हमें प्रूफ करना है कि ये इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अभी ए को सिर्फ मान लिए हैं क्योंकि मुझे पता नहीं तो ए को सिर्फ मान सकते हैं। तो जब ए को विषम पूर्णांक मानेंगे तो क्यों ये 6 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, मतलब कि जो 6 से बड़ा हो, 6 से बड़ा हो, ठीक है। तो जब 6 से बड़ा होगा तो b का मान कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली है कि 6 होगा। तो जब a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक रहेगी तो b का मान कितना होगा, जब 6 से बड़ा हो तो b बराबर कितनी आ जाएगी, लास्ट कितनी आएगी 6। तो जब b बराबर 6 आएगी तो इसका r कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 तक होगी, क्योंकि b हमें
बी से 6 से कम ही लेना है, क्योंकि बी का मान कितना है 6। तो 6 से क्या लेना है, कम ही लेना है। तो 6 से कम लेने पर कितनी डिजिट हो जाती है, 6 डिजिट हो जाती है। तो अतः क्या हो जाएगा, शेषफल 6 से कम ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देते हैं एक समझने के लिए, अतः शेषफल 6 से कम होगा। क्लियर है, 6 से कम होगा। तो आर का मान तो समझ गए कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, यहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम से, ठीक है। तो ए बराबर क्या आती है, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि हम क्या क्या रखेंगे। पहले एक 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5, और उसी कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि हाँ सच में ऐसा फॉर्म में होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चरण पहला लिख देते हैं फर्स्ट में। तो जब r बराबर 0 हो, तो r का मान 0 हो तो क्या हो जाएगी, a बराबर 6q प्लस 0। तो a का मान क्या आ गई, 6q। तो 6q क्या चीज में है, ये सम संख्या है, क्योंकि इसमें कोई विषम संख्या ऐड तो नहीं है, ठीक है। अब एक फॉर्मेलिटी के लिए हम आपको एक बार समझा भी सकते हैं कि सम विषम किसा, अगर सम संख्या जो सम हो, सम संख्या जो सम संख्या होगी वो सम संख्या होगी, सम जोड़ विषम वो विषम संख्या होगी। जैसे हम ले लेते हैं एक सम संख्या 2 और विषम संख्या क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर हम सम जोड़ सम करते हैं तो सम जैसे 2 + 2 कितनी आ जाएगी, सम ही होगी, क्योंकि ये संख्या सम है। और हाँ, अगर हम किसी भी सम विषम संख्या को सम संख्या से गुना करते हैं तो एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम है 3 लिए, ठीक है। 3 से गुना अगर हम 6 में करेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है और ये क्या है, सम संख्या है, तो गुना करने पर वो हमेशा क्या आ जाएगी, सम संख्या ही आएगी हर एक कंडीशन में। आप चाहे तो ले सकते हैं 7 गुना 6 42, आप ले सकते हैं 9 गुना 6 54। तो मतलब क्या है इसमें कि आप सम संख्या से विषम संख्या में गुना करते हो तो आपको क्या संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहां पे क्या लिख दिए, सम संख्या। अब फिर क्या करेंगे, चरण दूसरा में, ठीक है। जब r बराबर कितना हो, 1 हो, तो a बराबर क्या आ जाएगी, 6q प्लस 1। एक क्या है, विषम संख्या है, तो यहां क्या लिखेंगे, सम जोड़ विषम, तो क्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। तो यहां पे क्या डायरेक्ट लिखते हैं, विषम। इसे समीकरण 1 कर लेते हैं, जो विषम है उसको साइड कर लेंगे। समीकरण 1 कर लिए विषम वाले को। फिर से चरण तीसरा में, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या आ जाएगी, 6q प्लस 2। अब क्या है ये, सम जोड़ सम, तो सम जोड़ सम क्या होती है, सम ही होती है, इसे छोड़ देते हैं। फिर से चरण चौथा में जाते हैं, जब r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या आ जाएगी, 6q प्लस 3। तो a बराबर 6q प्लस 3, तो सम जोड़ विषम, तो क्या आ जाएगी, विषम। इसे क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर चरण पांचवा में, जब r बराबर क्या हो तो 4 हो तो a बराबर क्या हो जाएगी, 6q प्लस 4। तो क्या है, सम है, तो सम जोड़ सम, तो क्या आ जाएगी, सम। अब फिर से चरण छठा में जाते हैं, ठीक है। जब r बराबर कितनी हो, 5 हो तो a बराबर क्या आ जाएगी, 6q प्लस 5। तो एक क्या है, सम है, एक क्या है, विषम है, तो क्या हो जाएगी, विषम। इसे समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, थोड़ा साइड पीछे लिख देते हैं।
कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि, अब जो कंडीशन है वो लिख देते हैं। स्पष्ट है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, अब प्रश्न क्या था, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ये हमें प्रूव करना था और मैंने इसमें प्रूफ भी यहाँ कर दिया कि जी हाँ, ये विषम संख्या के रूप में होता है, विषम में होता है 6q+3 और क्या होता है 6q+5, ये विषम संख्या के रूप में होता है। ये हमें प्रूफ करना था और यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया। और ये पता है कितना नंबर का आता है, ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। अगर आप ये जान लेते हो तो ये कितनी आ जाएगी, आपको 5 नंबर कवाला हो जाएगी। तो इसे क्या करते हैं, इसे रट लीजिएगा आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं कि क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या है, 616 सदस्य की है एक आर्मी की सेना, ठीक है, और उसमें 32 सदस्य जो है वो एक आर्मी के पीछे, एक आर्मी सेना के पीछे, बैंड के पीछे मार्च करना है उसे। तो 32 सदस्य को एक मार्च करना है, तो ये कितनी आ जाएगी, 2 समूह आ जाएगी। उसके बाद दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों मार्च करना है कि ये दोनों दो समूह जो होगी उसमें क्या करना है, उसको समान समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो इनमें जो कंडीशन जो दिया हुआ है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब दोनों स्तंभ में उन स्तंभों की हमें संख्या निकालनी है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। प्रश्न को समझ गए कि कैसे किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको इसी पेज में थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे से डायरेक्ट यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं, दिया है और प्रश्न संख्या कितनी है, 3 है, कि आर्मी की संख्या को कितनी मार्च करना है, 616 आर्मी की संख्या है, आर्मी की संख्या है। ये पूरा देहाती भाषा हम समझते हैं, ठीक है। मार्च कितना करना है, 32 को मार्च करना है, 32 को मार्च करना है। अब डायरेक्ट ये जो छोटी बड़ी है उसको ए मान लेते हैं। इसको माना कि आर्मी की संख्या ए बराबर 616 और मार्च करना है बी बराबर इसे मान लेते हैं 32। अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे देंगे, तो 32 दूनी 64 नहीं होगी तो कितनी हो जाएगी, एक बार में 32 खिला देंगे, 29 बची, 6 कर देंगे और 32 नमा 288 होती है, तो 8 रिमाइंडर बच गई, 8 फिर 32 में भाग देंगे, 8 चौक 32, ये राइट कर लिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ+R। तो चरण पहला क्या है, ए का मान कितना है 616 बराबर बी का मान है 32 गुना 19 और प्लस कितनी बची 296, 296 नहीं 8 बची, यहाँ पे 296 काटे हैं इसको। उसके बाद फिर 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, ये हमारी लास्ट में शेषफल आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकते हैं कितनी हो जाएगी 8। यही हमारी हो गई फाइनल आंसर। बहुत ही हल्का प्रश्न था, सिर्फ प्रश्न को भारी कर दिया था, उसका हल बहुत ही हल्का था। तो प्रश्न को समझ के उम्मीद करते हैं। अब बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अब इसमें है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब इसमें संकेत दे दिया कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे अभी माने थे कि इसमें a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q प्लस 1 3q प्लस 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल में अगर x यहाँ पे m लेंगे तो 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में होता है। उसी प्रकार से इसमें दर्शाया गया कि 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये एग्जाम्पल में बता दिए कि संकेत दर्शाने के लिए। तो प्रश्न को समझ गए? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक से। और इस प्रश्न में हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जिसका सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r। इसी का सहारा लेकर के इस प्रश्न को पूरी तरह से इसमें सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या करेंगे, एक मान लेंगे। इसमें बोला था नोटिस में कि दिया था संकेत में कि मान लीजिए, तो माना कि हम ए ही मानते हैं। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है या पूर्णांक वर्ग है। तो जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक वर्ग होगा तब b बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3m प्लस 1 है तो 3 लिख देंगे इसमें। तो जब b बराबर 3 आ जाएगी तो r का मान कितना हो जाएगा, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, पर 3 से बड़ा नहीं हो सकती है। तो r का मान क्या है, 0 1 2 3। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी करना ही नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का से कर देते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या आती है, bq प्लस r। तो यहां पे लिखेंगे चरण पहला में, चरण फर्स्ट, जब r बराबर क्या हो, 0 हो तो जब r बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा इसमें, a bq, तो मतलब क्या होगा 3q अब प्लस 0। अब इसमें प्रश्न क्या था, वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो a बराबर क्या आ जाएगी, 3q। तो जब वर्ग कहे तो इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में, यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगी, 9q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3 कॉमन लेकर के 3q स्क्वायर। तो अब यहां पे क्या इसको माने थे, पूर्णांक माने थे। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या सूत्र माने थे, क्या चीज माने थे, इसको m माने थे। तो डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं a बराबर 3m। तो a स्क्वायर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, पूर्णांक का वर्ग क्या चीज में होता है, पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m के रूप में होता है। पहला कंडीशन तो हम प्रूफ कर दिए, जो पहला कंडीशन दिया हुआ था। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। दूसरा चरण क्या है, जब r बराबर 1 हो तो जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या आ जाएगी, 3q प्लस 1। तो a बराबर हो जाएगी, यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों से भी वर्ग करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहां पे हम डायरेक्टली कर दिए, ये तो फिर से एक स्टेप बढ़ा कर कर सकते हैं आप। तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम जानते हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगी 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 गुना 3q अब गुना 1, b का मान कितना है 1, तो a स्क्वायर बराबर हो गई 3q स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, प्लस 2 3 दूनी 6q गुना 1 करेंगे तो उतना ही हो जाएगी। अब इनको क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, 1 को इधर कर देते हैं 6 को इधर कर देते हैं, एडजस्ट कर लेंगे तो सही रहेगा। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रही है 3 कॉमन आ रही है, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q अब प्लस 1। अब जो बीच में पूर्णांक जो बचा हुआ है उनको क्या कहेंगे m माने थे, तो a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1 के रूप का होता है। ये तो सीधी आसानी भाषा में समझ भी गए और प्रूफ भी हो गया मेरे से। अब बढ़ते हैं लास्ट चरण तीसरे की तरफ। जब r बराबर कितनी हो 2 हो तो a बराबर क्या आ जाएगी 3q प्लस 2, ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर पर टूटता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 दूनी डायरेक्ट यहाँ पे 4 कर सकते हैं, प्लस 2ab, तो 2 गुना ab, तो 2 तिया 6 दूनी 12q लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, a स्क्वायर बराबर हो गई हमारी 3 तिया 9q स्क्वायर था प्लस 12q और 4 था तो 3 प्लस 1 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं लास्ट में। तो a स्क्वायर बराबर इसमें कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 9 है इसमें भी 12 है इसमें भी 3 है, तो 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q अब प्लस का 1 और बाहर में प्लस का 1 कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3, इसको क्या किए हैं m कहे हैं और इसको लास्ट में m प्लस 1। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हम क्या करते हैं इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगी 3m प्लस 1 के रूप में आती ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ये हमें प्रूफ करना था और मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, सिर्फ घन का रहा है, इसमें स्क्वायर था इसमें घन था, मतलब क्यूब इतना के रूप में होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें प्रूफ फिर से करना है और इसमें वर्ग था और इसमें क्या करना है इसमें घन करना है। तो घन के लिए तो जानते हैं क्यूब होता है घन का मतलब, तो इसको क्या करना है प्रूफ करना था। तो चलिए आइए इस प्रश्न को प्रूफ करते हैं। तो कंडीशन पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि घन किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसे ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं 5वां प्रश्न है और इसका हल करेंगे और किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमें सूत्र का फॉलो करके ये हमें निकालना है इससे।
तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ से आपको हल करना है, वो हम बताने के लिए सिर्फ कर दिए। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक अगर है तो बी बराबर क्या हो जाएगी हमारी, अब यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। अब कंडीशन है यहाँ पे, अगर हम b बराबर 9 लिखते हैं, क्योंकि 9m प्लस 1 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो अगर हम 9 करते हैं तो r का मान कितना आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा। और हमको इतना बार इसका हल करके ज्ञात करना पड़ेगा, जो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए हम 3 गुना 3 कर सकते हैं। तो जब 3 गुना 3 कर सकते हैं तो 3 को सिर्फ b बराबर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे किसी भी संख्या में, जैसे पीछे में बताए थे कि 6 था, तो 6 में तो 2 गुना 3 नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे 9 है तो 3 गुना 3 हम लिख सकते हैं। तो b का मान अगर हम 3 ले लेते हैं तो r का मान क्या हो जाएगी, 0 1 2। हमें 3 बार में ही ज्ञात करना है और 3 बार में ही आंसर आ जाएगी। प्रश्न को समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब, यहाँ पे लिख देते हैं, जब b बराबर 3 हो तो r का मान क्या हो जाएगी, 0 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे मेन आते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a बराबर क्या आती है, BQ प्लस R। तो अब क्या करेंगे, प्रथम चरण से स्टार्ट करेंगे। जब R बराबर क्या हो, 0 हो तो जब R बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगी, 9m प्लस 0। तो a बराबर क्या आ जाएगी, 9m, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या माने थे, b का मान दिए थे 3m ना, 3m से माने थे 3m आ जाएगी। अब यहाँ पे मेन कंडीशन आ जाती है कि m को तो यहाँ पे q कर देते हैं, क्योंकि m तो बाद में मान सकते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है 3q। अब यहाँ पे क्या है, घन कर रहा है, तो क्या फिर से करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो AQ बराबर क्या हो जाएगी, 3Q का होल क्यू। तो AQ बराबर क्या आ जाएगी, 3 तिया 9 तिया 27 Q का होल क्यू। इसमें कॉमन ले लेते हैं, 3 को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूर्णांक निकालने के लिए एक m रहना जरूरी है। तो जब बाहर करते हैं, या हम 9 को ही बाहर कर लेते हैं, सबसे अच्छा यहाँ पे हम 9 को ही बाहर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, 3Q का होल क्यू। इनको क्या माने हैं, m कहे हैं, तो AQ बराबर क्या हो जाएगी हमारी, 9m। ये फर्स्ट कंडीशन में हम प्रूव कर दिए। अब आ जाती है हमारी सेकेंड कंडीशन। क्या आती है सेकेंड कंडीशन, तो यहां पे लिखेंगे चरण दूसरा, जब r बराबर कितनी हो, 1 हो तो जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या आ जाएगी, 3Q प्लस 1। उसके बाद इसमें भी करना है, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, देन दोनों पक्षों में घन करेंगे तो AQ और प्लस 3Q प्लस 1 का होल क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ जाती है a प्लस बी का होल क्यू। और जो बच्चे स्टूडेंट नहीं जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू होता है AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
ये हमेशा याद रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगी 3 क्यू का होल क्यूब। हम डायरेक्ट अगर कर देते तो सही रहता है। 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक का क्यूब तो कितना भी करेंगे तो एक ही होगा, प्लस 3a² बी, तो 3a², तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 क्यू², 3 तिया 9 क्यू² प्लस बी इंटू बी, तो एक गुना तो एक ही हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस करते हैं 3ab², 3 गुना ए गुना बी, तो 3 तिया कितनी हो जाती है 9, तो कितनी हमारी आ जाएगी 9 क्यूब कर दिए। अब लास्ट में कुछ नहीं बचा तो छोड़ देते हैं, तो ए क्यूब बराबर आ गए हमारे 27 क्यूब प्लस 9 क्यू² प्लस 9 क्यूब, और लास्ट में एक को इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस क्यू² प्लस क्यू, और लास्ट में एक, तो एक क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 9, और इसको क्या किए हैं पूर्णांक किए हैं, तो 9m प्लस 1, ये हमें करना था और ये मैंने कर दिया। इसमें क्या किए प्रूव करना था, और मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि हाँ इस प्रकार का रूप का होता है। अब फिर जाना है क्या, जब चरण क्या हो जाएगी r बराबर 2 हो, तो कितना हो जाएगी a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। अब क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन करने पर, तो कितनी हो जाएगी ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब फिर इसमें भी क्या करना है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला उपयोग करना है इसमें, तो हो गई हमारी ए क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 3 क्यू का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब प्लस 3a² बी, तो 3 इंटू a², तो कितनी हो जाएगी 3 क्यू का स्क्वायर, बी का कितना है गुना 2, उसके बाद प्लस 3ab², तो 3ab, तो 3 गुना ए का मान कितना है 3 क्यू b², तो कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर, तो ए क्यूब बराबर हो गई 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस ये कितनी हो जाएगी 3 तिया 9 क्यू² गुना 2, कितनी हो जाएगी गुने 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पे क्या करेंगे 27 क्यू गुने 2 प्लस 3 तिया 9, तो 9 क्यू गुने 2 दूनी 4, तो एक क्यूब बराबर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस 8 प्लस 27 दूनी 54 क्यू² प्लस 9 चौक 36 क्यू। अब इनको क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, तो एक क्यूब बराबर हो गई 27 क्यू का होल क्यूब प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यू और प्लस का 8, इनको क्या किए बराबर ये प्लस को यहाँ पे कर दिए क्योंकि एडजस्ट करना था हमें, तो एक क्यूब बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो कितनी हो जाएगी 3 क्यू का क्यूब प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा 6
9 छक 54, 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, इसको क्या करेंगे प्लस 8 को बाहर कर लेंगे। तो 1Q बराबर, इनको क्या करते हैं m करते हैं, तो कितनी हो जाएगी 9m प्लस 8। ये भी हमारी प्रूफ हो गई। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे लास्ट स्टेप, अतः समीकरण 1 कर देते 2 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि, अब कंडीशन जो थी, कंडीशन लिख देते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना का रूप का होता है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड सभी आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।